ओके, तो जो टाइटल है हमारा वो है, हमारी लैब का जो टाइटल है वो है सिंथेसिस एंड कैरेक्टराइजेशन ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस। सिंथेसिस एंड कैरेक्टराइजेशन ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस, और ये हमारा टाइटल है 618। और इस लैब में मेरे साथ डॉक्टर राहिला होंगी, डॉक्टर असद होंगे और डॉक्टर मारिया भी होंगी, जो कि इस वक्त भी हमारे साथ मौजूद है। ओके, जो पहला प्रैक्टिकल हम परफॉर्म करेंगे, इट्स अबाउट आयन एक्सचेंज सेपरेशन ऑफ क्रोमियम हाइड्रेशन आइसोमर्स। क्रोमियम 3 हम बहुत सारे लोग जानते हैं, ऑफ कोर्स क्रोमियम 3 हमने देखा हुआ भी है। क्रोमियम, सॉरी स्क्रीन नहीं आ रही स्क्रीन प्रेजेंटेशन की। बता दो भाई कैसे आएगी। पिन विन का निशान है, जरा वहां पे क्लिक करो। कोई पिन का निशान बना हुआ है? ओके मैम, आ गई। आ गई, गुड। तो क्रोमियम क्लोराइड किस कलर का होता है? ग्रीन कलर का होता है, और वाटर में हम उसका सोल्यूशन बनाते हैं तो एक ग्रीन कलर का सोल्यूशन बनता है। लेकिन विद रिस्पेक्ट टू टाइम उसमें क्या क्या चेंजेस आती हैं वो हम आपको बताते हैं। जाहिर सी बात है, क्रोमियम एक ट्रांजिशन मेटल है, और ट्रांजिशन मेटल होने की वजह से ये कॉम्प्लेक्स बना सकता है। अब यहाँ पर दो किस्म के लिगेंड मौजूद है, कौन कौन से? कौन कौन से दो लिगेंड्स हैं यहाँ पर? वाटर एंड क्लोरीन, लाइक वाटर एंड ये क्लोरीन। क्लोरीन किसने कहा है भाई? फ्लोराइड। क्लोराइड, यस क्लोराइड। ठीक है, वाटर भी है और क्लोराइड भी है, दोनों एज अ लिगेंड बिहेव करेंगे। ठीक, तो क्योंकि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है तो शुरू में यही होगा कि 3 वाटर और 3 क्लोराइड, 3 क्लोराइड से ज़्यादा तो नहीं लग सकते। ठीक है, तो बाकी कोऑर्डिनेशन नंबर पूरा करने के लिए इसने 3 वाटर अपने साथ लगाए हैं और ये एक कंपाउंड बन गया। ठीक है, तो अब ज़रा देखिए इसमें क्या है। क्रोमियम के साथ 3 वाटर हैं, 3 क्लोराइड है, और क्योंकि 3 वाटर यहाँ लग गए हैं तो 3 वाटर आउटसाइड द स्फीयर मौजूद है। विद रिस्पेक्ट टू टाइम ये होगा कि एक वाटर अंदर आएगा, एक क्लोराइड बाहर जाएगा। एक वाटर अंदर आएगा, एक क्लोराइड बाहर जाएगा। अगर आप यहाँ देखें तो क्या सिचुएशन नजर आ रही है कि यहाँ पर 3 वाटर है, 3 क्लोराइड है। यहाँ 4 वाटर, 2 क्लोराइड, यहाँ 5 वाटर, 1 क्लोराइड। ठीक, और क्या होता जा रहा है, ये क्लोराइड आउटसाइड द स्फीयर जाते जा रहे हैं। अब आप देखें वही 6 वाटर है, यहाँ पर 4 वाटर है, तो यहाँ 3 के बजाय कितने रह गए? 2। ठीक, फिर यहाँ 5 वाटर है, तो 5 वाटर के बाद यहाँ वाटर कितने रह गए? 1। यानी टोटल 6 वाटर ही है। 3 और 3, 4 एंड 2, 5 एंड 1, 6 वाटर ही है। दिस ऑल आर आइसोमर्स। सब में एक क्रोमियम है, 6 वाटर हैं, 3 क्लोराइड है। यहाँ पर भी 3 क्लोराइड है, यहाँ 2 अंदर है, 1 बाहर है, यहाँ 1 अंदर है, 2 बाहर है, और यहाँ तीनों ही बाहर हैं, और 6 के 6 वाटर अंदर मौजूद है। ये हो क्यों रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है कि क्लोराइड बाहर जाता जा रहा है, वाटर अंदर आते जा रहा है? कौन बताएगा? मैम क्योंकि क्लोराइड वीक लिगेंड है तो वो इजीली रिप्लेस हो रहा है। सही है। और कुछ? फातिमा अल्ताफ, जी मैम। आपका माइक खुला था तो मैं समझी आप कुछ कहना चाहती हैं, बोले। वो मिस्टेकनली। ओके ओके, तो बात यह है कि ये सारा प्रोसेस इस वजह से हो रहा है कि यहाँ दो किस्म के लिगेंड्स हैं। जाहिर सी बात है, अगर दो लिगेंड्स हैं तो इसका मतलब ही यही है कि यहाँ पर एक की स्ट्रेंथ यकीनन कम होगी जो कि क्लोराइड है, और एक की स्ट्रेंथ ज्यादा है। अच्छा, वाटर की ना सिर्फ स्ट्रेंथ ज्यादा है, उसकी क्वांटिटी भी ज्यादा है ना? क्योंकि हमने क्रोमियम क्लोराइड को बनाया ही वाटर के अंदर है, तो इसका मतलब ये है कि वाटर की स्ट्रेंथ के अलावा इसकी क्वांटिटी भी ज्यादा है, और क्वांटिटी बहुत मैटर करती है। ठीक है, तो इसका मतलब ये प्रोसेस बहुत आसानी से हो सकता है कि क्लोराइड बाहर जाता जाएगा, वाटर अंदर आता जाएगा, और एट द एंड जो मेरा ये जो प्रोडक्ट था, एट द एंड ये कन्वर्ट होकर ऐसा हो जाएगा कि इसमें 6 वाटर होंगे और 3 क्लोराइड जो है वो बाहर होंगे। अच्छा जनाब, अब अगर मैं इसको देखूं, मैंने यहाँ पर कलर से बताया हुआ है कि ये वाला जो आइसोमर है ये ग्रीन कलर का है। ये भी तकरीबन ग्रीन कलर के ही होते हैं, लेकिन इस आइसोमर में बहुत ही वाज़े हमें फ़र्क महसूस होता है, वो इस तरीके से कि इसका जो कलर होता है वो पर्पल या वायलेट कलर का होता है। अच्छा, पहले तो मुझे बताएं कि इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर चार्ज कितना है?
ये वाली स्पीशी के ऊपर। मैम +3। इस पर कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर। और कोई? मैम +3। और कोई? क्या चार्ज है भाई कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर पहली स्पीशी में? मैम पोटेशियम स्फीयर पे तो 0 है, लेकिन क्रोमियम का चार्ज मैं +3 क्रोमियम की होगा। बात नहीं कर रही, मैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर के चार्ज की बात कर रही हूँ। न्यूट्रल मैम 0 होगा, न्यूट्रल है। मैम 0 होगा। बिल्कुल जीरो है, बिल्कुल जीरो है। और सेकंड वाले में? 0। मैम माइनस +1। माइनस मैम -1। -1 तो नहीं होगा। प्लस +1 होगा मैम, इट मस्ट बी +1। +1। और मैम इस वाली स्पीशी में? +2। +2। अच्छा, साथ साथ ना जवाब देकर फौरन फौरन म्यूट कर दें अपने आप को, क्योंकि पीछे इस बैकग्राउंड में बहुत सारी आवाजें आ रही है ना, तो फौरन से जवाब दे के म्यूट कर दीजिएगा, ठीक है। और इसमें क्या है चार्ज बेटे कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे? +3। मैम +3। +3। +3। ओके, तो गट मैम इट। 0 के ये 0 है, ठीक। +3। और इस पर है +1 चार्ज। इस +1 को बैलेंस किया है इस एक क्लोराइड ने -1 के साथ। इस पर चार्ज है +2, जाहिर सी बात है क्रोमियम +3 है, एक क्लोराइड पे -1 है, ओवरऑल चार्ज +2 हो गया। और ये +2 बैलेंस हो गया -2 के साथ। क्या +3? और ये वाला जो हमारे पास स्पीशी है इसके ऊपर चार्ज होगा +3, और ये +3 इस -3 के साथ बैलेंस हो गया, ठीक। तो इसी को मैंने नेक्स्ट स्लाइड में बताया है आपको कि ये जो स्पीशी है इसके ऊपर 0 चार्ज है, इस पे +1, इस पे +2 और +3। हमें करना क्या है, हमें इन आयंस की या ये जो भी कॉम्प्लेक्सेस बन रहे हैं इनकी सेपरेशन करनी है विद द हेल्प ऑफ आयन एक्सचेंज। आयन, अच्छा देखें वो मैंने जो कलर बताया था ना आपको कि क्रोमियम का जो ये वाली स्पीशी है, जो सबसे पहली वाली स्पीशी है जिसमें 3 बॉन्ड और 3 क्लोराइड है, वो दिखने में ऐसी होती है। और क्रोमियम जो हेक्साहाइड्रेटेड है वो स्पीशी दिखने में कुछ ऐसी है, ठीक है। अच्छा, अब मुझे बताएं किसी के जहन में कोई आइडिया आ रहा है कि आयन एक्सचेंज के थ्रू हम इसको कैसे सेपरेट कर सकते हैं? एनी आइडिया? नो आइडिया? ओके। आयन एक्सचेंज का काम क्या होता है? जी, फॉर एग्जाम्पल अगर कैटायन एक्सचेंज है तो वो क्या करेगा? हम वो एक आयन दूसरे आयन को रिप्लेस करता है। कैटायन, हाँ कैटाइन को एक्सचेंज करता सही है। है, ठीक है। कैटायन एक्सचेंज रेजन में आमतौर पर कैटायंस ही मौजूद होते हैं ना, यानी H पॉजिटिव हम आपको याद होगा हम HCl से चार्ज करते हैं, रेजन तो सबने देखा हुआ है, ठीक है ना। उसको मैम HCl से चार्ज किया जाता है, यानी हर पॉजिटिव जगह पे क्या जाकर लग जाता है, प्रोटॉन लग जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम कोई भी कंपाउंड डालेंगे जिसके ऊपर कोई कैटायन लगा हुआ होगा तो वो रेजन में जाएगा, खुद अटक जाएगा, या हम कहेंगे रेजन के साथ अटैच हो जाएगा, और किसको रिप्लेस कर देगा? प्रोटॉन को रिप्लेस कर देगा। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये जो स्पीशी है ये तो 0 चार्ज के साथ है, ये कहाँ अटकेगी, ये कहाँ पर जो है वो रेजिन में किस पार्ट में जाकर अटैच होगी? ये वाली स्पीशी जिसके पास 0 चार्ज है, क्या ये अटैच होगी कैटायन एक्सचेंज रेजिन में? मैम ये नहीं होगी शायद, शायद नहीं, नीचे नो यकीनन नहीं मैम, होगी, क्योंकि क्योंकि इसमें इस पे कोई चार्ज कोई नहीं है। चार्ज नहीं है। अच्छा, सबसे 0 इम्पोर्टेंट चार्ज है। बात जो जहन में रखने वाली है वो ये कि यहाँ हम क्रोमियम की बात नहीं कर रहे हैं कि यहाँ क्रोमियम पर +3 चार्ज है तो हमेशा ही ये स्पीशी भी 3 प्रोटॉन रिलीज करेगी, ये स्पीशी भी, ये स्पीशी भी, नो।
यहाँ पर ये जो कंपाउंड है, ये जो कॉम्प्लेक्स है, ये अपनी एंटिटी के साथ है, ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर के साथ। इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर जो चार्ज है ये इतने प्रोटॉन रिलीज करेगी, ये प्लस, ये 2 प्लस, ये 3 प्लस, ठीक। लेकिन यहाँ पर हम ये काम नहीं करने वाले कि इन प्रोटॉन्स को, इन स्पीशीज को जो है वो हम आयन एक्सचेंज के साथ लगा देंगे। हमें करना ये है कि हम इनको आयन एक्सचेंज में से पास तो करेंगे, लेकिन हम इनको अलग-अलग जो है वो इल्यूट करवाने की कोशिश करेंगे। इल्यूट करवाने का मतलब ये है कि बाहर निकालेंगे, ठीक है। और इस काम के लिए हम यूज करेंगे परक्लोरिक एसिड, और परक्लोरिक एसिड की हम 3 डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन यूज करेंगे। एक है 0.1 मोलर, एक है 1 मोलर और एक है 4 मोलर। अब मैंने यहाँ ये स्पीशीज तरह दिखाई है आपको कि ये लेट सपोज ये हमारा वो कॉम्प्लेक्स है जिसके ऊपर +1 चार्ज है, ये वो कॉम्प्लेक्स है जिसपे +2 चार्ज है, और ये वो कॉम्प्लेक्स है जिसपे +3 चार्ज है। ये मैंने अभी आपको दिखाया है ना, +1 चार्ज, +2 चार्ज, +3 चार्ज। इसकी तो हम बात ही नहीं करेंगे क्योंकि इस पे तो कोई चार्ज ही नहीं है। तो ये 3 कॉम्प्लेक्स हैं यहाँ पर, और +1, +2, +3, और मैंने ये पूरे का पूरा सोल्यूशन इस रेजन के अंदर, ये रेजन है मेरा, ठीक है, आयन एक्सचेंज रेजन, कैटायन एक्सचेंज है। इसमें जो ये पिंक कलर के प्रोटॉन्स हैं ये रिप्लेस हो जाएंगे। अब जरा देखिएगा कि ये जो 3 वाला था, इसने 3 प्रोटॉन को रिप्लेस करके ये 3 जगह से बाइंड हुआ नजर आ रहा है आप लोगों को। ये 3 माइनस चार्ज के साथ का मतलब ये है कि इसने 3 प्रोटॉन्स को रिलीज किया। यहाँ पर ये 2 माइनस के साथ लगा हुआ है, इसका मतलब इसने 2 प्रोटॉन्स को रिलीज किया। ये 1 के साथ लगा हुआ है, इसका मतलब ये हुआ कि इसने 1 प्रोटॉन को जो है वो रिलीज कर दिया और खुद आकर जो है यहाँ पर अटैच हो गया। तो ये एक तो सिंपल प्रोसेस है, यहाँ तक ठीक है। ये बात समझ में आ गई कि ये जो तीनों कॉम्प्लेक्सेस एक ही सोल्यूशन के अंदर अगर मौजूद है, और मैंने जब इनको पोर कर दिया है, तो ये हर कॉम्प्लेक्स जो है वो अपने अपने हिसाब से जाकर कैटायन एक्सचेंज रेजन के साथ अटैच हो गया है। ये बात क्लियर है? यस मैम। ओके, अब अगर आपको ये बात समझ में आ गई है कि ये सारे ही कॉम्प्लेक्स जो हैं वो कैटायन एक्सचेंज रेजन में अटैच हो सकते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ये डिफरेंट दें, जो भी दें, हमें इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि कंसंट्रेशन ऑफ परक्लोरिक एसिड हमें ये बताएगी कि कौन सा वाला कॉम्प्लेक्स इल्यूट होगा। अगर आप देखें तो जो लो कंसंट्रेशन है परक्लोरिक एसिड की, दैट इज 0.1, ये इस काबिल है कि वो सिर्फ उस कॉम्प्लेक्स को इल्यूट करवा सकती है जिसके ऊपर +1 चार्ज है। जिसकी कॉन्सेंट्रेशन थोड़ी सी बड़ी है, मीडियम हो गई है, 1 मोलर जो परक्लोरिक एसिड है वो वाले कॉम्प्लेक्स को भी इल्यूट करवा सकता है जिसके ऊपर +2 चार्ज है, और जो 4 मोलर है वो +3 वाले को भी इल्यूट करवा सकता है, ठीक है। ये किस तरीके से है? जितनी ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन होगी उतना ज्यादा उसका प्रेशर होगा, उतनी ज्यादा फोर्स के साथ वो जो है वो कॉम्प्लेक्स को उसमें से डिटैच कर सकता है। जाहिर सी बात है, ये वाला जो कॉम्प्लेक्स है 3 जगह से अटैच है, इसको निकालने के लिए ज्यादा फोर्स चाहिए। ज्यादा फोर्स कहाँ से आएगी? जब मैं इसकी कंसंट्रेशन हाई कर दूंगी, ठीक है। 2 को निकालने के लिए मुझे मीडियम कंसंट्रेशन चाहिए, और 1 वाले को निकालने के लिए मुझे 0.1 मोलर से भी काम चल जाएगा, ठीक है। तो अब मुझे काम क्या करना है? मुझे 0.1 मोलर भी परक्लोरिक एसिड चाहिए, मुझे 1 मोलर परक्लोरिक एसिड भी चाहिए, मुझे 4 मोलर परक्लोरिक एसिड भी चाहिए, और इन तीनों परक्लोरिक एसिड से मैं डिफरेंट स्पीशीज हासिल कर सकती हूँ। यहाँ तक बात क्लियर है? यस मैम। मिस यानी 4 मोलर में से तीनों स्पीशीज आ रही है हमारे पास, +1, +2 और +3। एग्जैक्टली 4 मोलर अगर मैं डालूंगी, अगर यहाँ मैं 4 मोलर डालूंगी तो ये भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा, है ना। जब 4 मोलर इस 3 को निकाल सकता है तो वो 2 को भी निकाल सकता है, 1 को भी निकाल सकता है। बिल्कुल सही पॉइंट पकड़ा है आपने, ठीक है। इस चीज को मैं अभी आगे जाकर मजीद एक्सप्लेन करूंगी। ओके, अब प्रोसीजर क्या है? प्रोसीजर के लिए हमें ये करना है कि आपने एक कैटायन एक्सचेंज रेजन लेना है और उसको चार्ज करना है 25 ml 1 मोलर HCl सोल्यूशन से, यानी पास करना है आपने 25 ml 1 मोलर सोल्यूशन कैटायन एक्सचेंज कॉलम में। और उस जाहिर सी बात है, हमें पता है कि कैटायन एक्सचेंज कॉलम में से किस तरह पास किया जाता है, नीचे से उसको किस तरह सेट किया जाता है कि ड्रॉप्स जो है वो बहुत फास्ट भी ना हो और बहुत स्लो भी ना हो, ठीक। ये काम कहला रहा है चार्जिंग, राइट। इस चार्जिंग के दौरान हम सिर्फ इतना कर रहे हैं कि जो भी यहाँ पर फॉर एग्जांपल ये रेजन अगर पहले से यूज हुआ हुआ है और इसमें ये स्पीशीज लगी हुई हैं, तो हर एक की जगह पर पहले से भी क्या लगा हुआ हो? प्रोटॉन आ जाए मेरे पास, ठीक है ना, ताकि कोई दूसरी स्पीशीज मेरे पास ना आए। हर जगह पे पहले से प्रोटॉन लगा हुआ हो, तो मुझे इसे चार्ज करना जरूरी है। लेकिन मुझे इसको वॉश करना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। क्यों? हम जैसे काम करते हैं ना, जब हम रेजिन को चार्ज करते हैं तो हम कहते हैं वॉश भी करो जब तक न्यूट्रल ना हो जाए, मगर मुझे यहाँ पे वॉश नहीं करना इसे। क्यों नहीं करना?
क्योंकि यहाँ पे हम HCl सॉल्यूशन यूज कर रहे हैं ना। नहीं, HCl सोल्यूशन तो यूज कर रहे हैं, लेकिन हम कहते थे कि HCl सोल्यूशन को भी इतना वॉश करो, वाटर से वॉश करते रहो कि अब जो इल्यूट आए वो न्यूट्रल हो, उसमें HCl बिल्कुल भी ना हो या प्रोटॉन्स बिल्कुल भी ना हो। हम ऐसा कहते थे, अगर आपको थर्ड ईयर का प्रैक्टिकल याद हो तो। लेकिन यहाँ ऐसी कोई बात नहीं है। चले, ये आपका काम हो गया कि आप मुझे बताएंगे कि ऐसी बात क्यों नहीं है, ठीक है। अच्छा जनाब, हमें यहाँ पर वॉशिंग नहीं करनी, इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर लीजिए, यहाँ वॉशिंग नहीं करनी। ओके, इतना जो हमने 25 ml HCl डाल दिया 1 मोलर का, उसको हम जस्ट पास करेंगे। उसके बाद कैलकुलेट करेंगे मोलैरिटी परक्लोरिक एसिड की। ये परक्लोरिक एसिड हमारे पास स्टॉक में इतना गिवन है, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। 60% परक्लोरिक एसिड है जिसकी डेंसिटी 1.67 है, और मास जो है वो परक्लोरिक एसिड का 100.14 है। आप इसकी मोलैरिटी कैलकुलेट कर लीजिएगा परक्लोरिक एसिड की। कर लेंगे? परसेंटेज Yes, गिवन है, miss. डेंसिटी गिवन है, मोलर मास है, हो यस जाएगी। मैम, कर लेंगे। ओके, मोलैरिटी आ गई। अच्छा, 2 बातें हो गई। अच्छा, आप साथ साथ इसकी स्क्रीनशॉट लेते जा रहे हैं? यस मैम। ठीक है। अच्छा जनाब, अब क्या है, ये है रेजिन जिसको हम आपको पता है कि रेजिन में हम इस तरीके से HCl ठीक है, HCl जो है वो हम इसमें से पास करेंगे, और ये बीकर के अंदर जो है वो जो भी इसके अंदर पहले से जो उल्टी सीधी चीज़ लगी हुई होगी उसे हम कलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है प्रिपेयर 0.1 मोलर, 1 मोलर एंड 4 मोलर सोल्यूशन ऑफ परक्लोरिक एसिड इन 3 डिफरेंट 250 ml वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क। अब यहाँ पर एक बात है, वो ये कि देखिए ना, अभी जो मैंने आपको बात बताई थी वो मेन बात ही यही थी कि मुझे क्या चाहिए, 0.1 मोलर परक्लोरिक एसिड भी चाहिए, 1 मोलर परक्लोरिक एसिड भी चाहिए, और 4 मोलर परक्लोरिक एसिड भी चाहिए, ठीक है। तो अब मुझे क्या करना है, ये प्रोसीजर के अंदर मुझे ये काम भी करना है कि मुझे आवाज आ रही है कोई, प्लीज आयशा अमीन बंद कर दीजिए, म्यूट कर लीजिए अपने आप को। ओके, तो हम बात ये कर रहे थे कि आपको ये तीनों सोल्यूशन बनाने होंगे। अब जब आपने मोलैरिटी कैलकुलेट कर ली तो ये आप बना लेंगे ना 250 ml में? यस मैम। ओके, अच्छा, अब ये है कि जाहिर सी बात है 250 ml के अंदर हमें बनाना है अगर, तो एक तो बात ये है कि हम बहुत क्वांटिटेटिव काम नहीं कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी हमने कहा आपसे कि आप 250 ml की वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में बना लीजिए। लेकिन अब अगर 250 ml की वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क नहीं है तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, आप एक सोल्यूशन बनाएं उसको बीकर में निकाल लें, दूसरा सोल्यूशन बनाएं उसको वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में निकाल लें, तीसरा सोल्यूशन बनाएं उसको उसी में रहने दें। अब आपके पास 3 डिफरेंट कंटेनर्स हैं और तीनों में आपके पास परक्लोरिक एसिड है। मार्क जरूर कर लीजिएगा कि कौन सा 0.1 है, कौन सा 1 है और कौन सा 4 मोलर है। इसके अंदर प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करना है। जब आप फर्स्ट डे आएंगे लैब में तो आप 4 मोलर का परक्लोरिक एसिड बना लीजिएगा, ठीक है, पहले, और फिर 4 मोलर से 1 मोलर को डाइल्यूट कर लीजिएगा और 1 से 0.1 बना लीजिएगा। आसान बात है ना? यस मैम। ठीक है, तो आप 4 मोलर भी बना लीजिएगा, 1 भी और 0.1 भी, और आप इनको डिफरेंट डिफरेंट कंटेनर्स में इस तरीके से रख लीजिएगा। फिर आपने एक और काम ये करना है कि जिस पर हमें काम करना है वो सोल्यूशन भी बना लीजिए, दैट इज क्रोमियम क्लोराइड सोल्यूशन। और इसका 0.35 मोलर सोल्यूशन बनाने के लिए आपको 2.33 ग्राम क्रोमियम क्लोराइड हेक्साहाइड्रेट वे करना होगा, और आप उसको 25 ml की वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में डालेंगे, उसमें थोड़ा सा पोर्शन डिस्टिल वाटर का डालेंगे और 1 ड्रॉप कंसनट्रेटेड परक्लोरिक एसिड का डालेंगे। ये इस वजह से कि हम थोड़ा सा एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करेंगे ताकि बहुत ज़्यादा तेज़ी में इसकी स्पीशीज़ जो है वो चेंज ना हो, हम अपनी मर्जी से ये काम कर सकें, ठीक है। और फिर उसके बाद हम इसका वॉल्यूम जो है वो मार्क तक मेकअप कर देंगे। तो हमने क्या क्या काम कर लिया अब तक? रेजिन को चार्ज कर लिया है, नंबर 1। नंबर 2, हमने 3 सॉल्यूशंस बना लिए हैं परक्लोरिक एसिड के, और नंबर 3 हमने क्रोमियम क्लोराइड का सॉल्यूशन भी बना लिया है, ठीक है। तो अब ये तीनों जब काम हमारे पास हो गए हैं तो अब हमें क्या काम करना है? हमें ये करना है कि अब हम मेन प्रोसीजर स्टार्ट करेंगे कि हमें कैसे किसी भी सोल्यूशन को इल्यूट करना है। सबसे पहले हम जाएंगे +1 वाली स्पीशी की तरफ, जिसमें 2 क्लोराइड इनसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर है और एक बाहर है, और उसकी जगह पर ये +1 चार्ज लगा है, ठीक है। अब क्या है, ट्रांसफर 5 ml ऑफ फ्रेशली प्रिपेयर्ड 0.35 मोलर क्रोमियम क्लोराइड हेक्साहाइड्रेट सॉल्यूशन, जो कि आपने बनाया है अभी अभी,
ठीक है, फ्रेशली प्रिपेयर्ड आपने बनाया है अभी अभी, और पाइपेट से आपने चार्ज कैटाइन रेजन कॉलम के अंदर आपने डाल दिया, चार्ज कैटाइन रेजन जिसको आपने HCl से चार्ज कर दिया था। व्हेन ऑल क्रोमियम क्लोराइड सॉल्यूशन हैज बीन ट्रांसफर्ड टू द कॉलम, इल्यूट इट विद 0.1 मोलर परक्लोरिक एसिड एट द रेट ऑफ दिस। अब ये क्या बात हुई कि हम 0.1 मोलर परक्लोरिक एसिड डालेंगे तो क्या होगा, जब मैंने क्रोमियम क्लोराइड डाला तो इसकी 3 स्पीशीज हो सकता है कि इसमें ना मैं वापस जाती हूँ स्पीशीज की तरफ और आपको बताती हूँ, ये जो 3 स्पीशीज हैं, ऐसा नहीं होगा कि 100% ये वाली स्पीशी एग्जिस्ट कर रही होगी या 100% ये वाली और 100% ये वाली। एट अ टाइम ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, ठीक है, एट अ टाइम ये भी हो सकती है और ये भी हो सकती है। तो एट अ टाइम 2 तो लाजमी हो सकती है, तीसरी के भी चांसेस हो सकते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि हमें तो सिर्फ एक चाहिए ना, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमने सिर्फ 0.1 मोलर वाला परक्लोरिक एसिड ही डालना है। तो कौन सी स्पीशी निकलेगी, सिर्फ और सिर्फ +1 वाली। ये बात क्लियर है? यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो अब ये चार्ज रेजन है जिसमें हमने वो कॉम्प्लेक्स का सोल्यूशन डाल दिया है, ये जो क्रोमियम क्लोराइड का फ्रेशली प्रिपेयर्ड सोल्यूशन है, जिसके अंदर हमें नजर आ रहा है कि ओके कौन सी स्पीशीज हो सकती हैं। +1 वाली स्पीशीज जब इसके ऊपर अटैच हो जाएगी, पूरा जब पास हो जाएगा, जब वो क्रोमियम 3 जो है वो इस पर अटैच हो जाएगा, क्रोमियम की +1 वाली स्पीशी, ये वाली स्पीशी जब इस पर अटैच हो जाएगी, उसको हम इल्यूट करवा लेंगे 0.1 मोलर परक्लोरिक एसिड से। जैसे ही हम 0.1 मोलर का परक्लोरिक एसिड डालना शुरू करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ से कलर्ड इल्यूट आना शुरू हो जाएगा, जो एफ्लुएंट होगा वो कलर्ड जो है वो आना शुरू हो जाएगा। उसको हम वाइल में, अब हम क्या करेंगे, 5 डिफरेंट वाइल ले लेंगे, सैंपल वाइल जो होती है ना हमारे पास, वो सैंपल वाइल्स जो है हम ले लेंगे और उनके डिफरेंट डिफरेंट फ्रैक्शन ले लेंगे और देखेंगे कि जैसे फॉर एग्जांपल जैसे ही ग्रीन कलर आना शुरू हुआ, आपने पहली वाइल लगा दी, थोड़ा सा बना, फिर आपने दूसरी वाइल लगा दी, फिर थोड़ी सी वो भरी आधी के करीब हो गई, आपने तीसरी वाइल लगा दी। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि कौन सी जो है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है, हम उसके अंदर जो है वो अपनी स्टडी करेंगे। स्टडी हमें क्या करनी है, स्टडी हमें ये करनी है कि हम उसका यूवी विजिबल स्पेक्ट्रम लेंगे, ठीक है। अब यूवी विजिबल स्पेक्ट्रम कैसे लेंगे वो आपको हम कल डिटेल में बताएंगे, वो भी हम एक प्रेजेंटेशन के थ्रू ही आपसे करेंगे। अब आप 7 बजे की बात कह रहे हैं तो इंशाल्लाह हम वो 7 बजे के करीब रख लेंगे, ठीक है। अच्छा, तो होगा ये कि यहाँ पर ये जो इल्यूट होगा वो कौन सी स्पीशी को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, कि ये वाली स्पीशी आई है, क्योंकि मुझे पक्का पता है कि 0.1 से जो है वो यही वाली स्पीशी निकल सकती है, बाकी दोनों नहीं निकल सकती, ठीक है। अच्छा, दिखने में कैसा होगा, वो आपके पास ना ऐसे इल्यूट आने शुरू हो जाएंगे, पहले जरा लाइट कलर का आया, आपने हटा लिया, फिर थोड़ा सा डार्क हुआ, फिर और डार्क हुआ, फिर और डार्क हुआ, इस तरीके से आप जो है वो, अच्छा ये तो बहुत अच्छी प्यारी सोफिस्टिकेटेड सी बॉटल्स हैं, आपको वाइल्स मिलेंगी, ठीक है, वाइल्स जो कि हम आमतौर पर देखते हैं अपनी लैब में, वो वाइल्स लेकर भी आप ये काम कर सकते हैं। तो जिस तरीके से आप देखेंगे कि जिसमें सबसे ज़्यादा कलर्ड सोल्यूशन है वो आप उठा कर रखेंगे और उसका यूवी विजिबल स्पेक्ट्रम जो है वो नोट करेंगे। कैसे करेंगे वो भी हम आपको अलहदा से बताएंगे, अभी मैं आपको प्रोसीजर एक्सप्लेन कर रही हूँ। अच्छा, हुआ क्या इसके अंदर कि जब मैंने इसके अंदर ये वाला इस रेजन के अंदर जब ये क्रोमियम क्लोराइड का सोल्यूशन डाला और मैंने कहा इसमें +1 भी हो सकता है इसमें +2 भी हो सकता है कि इसमें +3 भी, ज़रूरी नहीं है लेकिन हो सकता है। तो मैंने इसमें सबसे पहले जब 0.1 कॉन्सेंट्रेशन डाली तो मुझे ये पता है कि सिर्फ और सिर्फ यही स्पीशी निकलेगी, ऐसा ही है ना। तो ये वाली स्पीशी निकल आई और हमने इसका स्पेक्ट्रम जो है वो ले लिया। अब क्या करना है, दूसरा प्रोसीजर स्टार्ट करेंगे। दूसरा क्या है, अब मुझे +2 वाली स्पीशी के ऊपर काम करना है। +2 वाली स्पीशी के लिए क्या करना है कि वो जो आपने 0.35 मोलर का क्रोमियम क्लोराइड का सोल्यूशन बनाया हुआ था उसमें से 5 ml लें और उसको एक कोनिकल फ्लास्क में ट्रांसफर करें। प्लेस द कोनिकल फ्लास्क इन बॉइलिंग वाटर बाथ फॉर 3 मिनट्स। बॉइलिंग वाटर बाथ बॉइल हो रहा हो लेकिन सोल्यूशन बॉइल ना हो। डू नॉट अलाउ द सोल्यूशन इन द कोनिकल फ्लास्क इटसेल्फ टू कम टू बॉइल। अगर वो बहुत ज़्यादा बॉइल हो जाएगा फिर +2 वाली स्पीशी भी +3 में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। तो हमें ये नहीं करना, हमें क्या करना है, +1 को +2 में करना है। अच्छा, अब मैंने क्या किया हुआ था, मैंने आपको बताया था विद रिस्पेक्ट टू टाइम ये खुद भी हो जाएगा रिएक्शन, मुझे करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ये रिएक्शन खुद ब खुद भी हो जाएगा। लेकिन मैंने इसमें एसिड भी डाला हुआ है तो थोड़ा स्लोली हो गया। तो उसको करने के लिए ताकि मैं अपनी कन्वीनियंस से ये काम कर सकूं, हमने क्या किया कि इसको थोड़ा सा स्पीड अप करने के लिए मैंने इसको हीट किया। जब हीट किया तो वो सोल्यूशन में क्या हुआ कि ये क्लोराइड का बाहर निकलना और फिजिबल हुआ, वाटर का ऐड करना ज़्यादा आसान हुआ और +1 वाली जो स्पीशी थी, अब उसमें जो सोल्यूशन ग्रीन कलर का जो सोल्यूशन है अब उसमें ज़्यादातर क्वांटिटी ये वाली है, ठीक है। अब ये मिड में है, ये वाली जो +2 वाली स्पीशी है ये मिड में है। इसका मतलब हुआ कि इस सोल्यूशन के अंदर बहुत ज़्यादा चांसेस इस बात के हैं कि इसके अंदर +1 वाली स्पीशी भी हो सकती है और +3 वाली स्पीशी भी हो सकती है, ठीक है ना। ये बात किसकी समझ में नहीं आई कि इसमें तीनों स्पीशीज हो सकती हैं इस सोल्यूशन के अंदर।
मैम ये ज़रा एक दफ़ा फिर से आप बॉईल करने के बाद क्या हुआ कि वो मतलब +2 में बन गया, आप दोबारा से बताती हैं प्लीज़? हाँ, ये जो सॉल्यूशन है ना क्रोमियम क्लोराइड का, जो हमने सॉल्यूशन बनाया है 25 ml के अंदर जो मैंने एक सॉल्यूशन बनाया हुआ है, उसमें मैं ये सपोज कर रही हूँ कि इसमें +1 वाली जो स्पीशी है वो सबसे ज्यादा है, ठीक है। अब +1 वाली स्पीशी तो मैं निकाल चुकी, अब मुझे काम करना है +2 वाली स्पीशी के ऊपर। तो +2 में कन्वर्ट करने के लिए मैंने कहा कि विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन मैं अगर अपने आप से फोर्सफुली इसको कन्वर्ट करना चाहूँ तो क्या करूंगी कि मैं इस कॉनिकल फ्लास्क को बॉइलिंग वाटर बाथ पे रखूंगी 3 मिनट्स के लिए, और जो है वो इसको खुद से बॉयल नहीं होने दूंगी। ये अगर मैंने इसको खुद से बॉयल भी कर दिया तो वो +2 भी नहीं आएगा, +3 में चला जाएगा, ठीक है, यानी ये क्लोराइड भी बाहर निकल जाएगा। लेकिन मुझे तो +2 वाली स्पीशी के ऊपर रुकना है, तो मैंने कहा, हमने आपको ये थोड़ी सी गाइडलाइन दी है कि इसको आप 3 मिनट्स के लिए बॉइलिंग वाटर बाथ पर रख दीजिए। अब जब ये +2 में स्पीशी में आया है तो बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि 100% हमारे पास यही स्पीशी हो। इस सॉल्यूशन के अंदर जो हमने +1 वाली स्पीशी निकाल ली है वो भी मौजूद होगी, क्योंकि इस सॉल्यूशन के अंदर तो मौजूद थी, और हो सकता है कि कुछ +2 +3 में भी कन्वर्ट हो गया है, तो इसमें तीनों स्पीशीज मौजूद हो सकती हैं। अच्छा, अब जो आपने ये 5 ml सॉल्यूशन डाला और उसको बॉइलिंग वाटर बाद में रखा, अब आप क्या करेंगे कि इसको अच्छा, फिर इसमें एक काम और भी करना है। आफ्टर 3 मिनट्स आर अप, रिमूव द फ्लास्क फ्रॉम द बॉइलिंग वाटर बाथ एंड इमीडिएटली ऐड 5 ml डिस्टिल्ड वाटर टू इट, ताकि ये क्लोराइड बाहर निकल जाए और वाटर जो है वो अंदर आ जाए, और 4 वाटर के बजाय 5 वाटर हो गए। तो अब मैंने फाइनली ये कोशिश कर ली है कि +2 वाली स्पीशी जो है वो मैं बना लूं। फिर अब क्या करेंगे लेकिन ना इसमें एक प्रॉब्लम है, वो ये कि मैं पहले वाली स्लाइड पहले ले आती हूँ। वो ये कि अगर मैं ये सपोज कर रही हूँ कि इसमें ये तीनों चीजें मौजूद हैं, ठीक है, और ये तीनों की तीनों मौजूद हैं, और मैं इसमें 1 मोलर का परक्लोरिक एसिड डालना है ना मुझे, जो सेकंड वाली स्पीशी थी अगर आपको याद हो तो उसके लिए मुझे क्या डालना था, 1 मोलर का परक्लोरिक एसिड, और +3 वाली के लिए 4 मोलर। हाँ, ठीक है। तो अब मुझे इसको इस +2 वाली स्पीशी जो मैंने अभी अभी प्रिपेयर की है, इसको अगर मुझे इल्यूट करवाना है तो मुझे 1 मोलर का परक्लोरिक एसिड चाहिए। लेकिन एक कॉमन सेंस की बात है, जो शुरू में भी मुझसे एक स्टूडेंट ने कही थी कि अगर मैं 1 मोलर का परक्लोरिक एसिड डालूंगी तो वो तो 1 मोलर का परक्लोरिक एसिड डालने के बाद पर तो ये भी निकल जाएगा और ये भी निकल जाएगा, +1 भी निकल जाएगा, +2 भी निकल जाएगा, ऐसा ही होगा ना। तो मेरे पास जो सोल्यूशन होगा उसमें +1 भी आ जाएगा और +2 भी आ जाएगा। मुझे तो ऐसा नहीं चाहिए। मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे ये करना पड़ेगा कि जब मैंने ये सोल्यूशन जब इसके अंदर डाल दिया है तो पहले मैं 0.1 वाला डाल दूं। 0.1 वाले से क्या होगा, +1 वाली +1 वाली जो स्पीशी होगी वो बाहर निकल जाएगी, ठीक है। मुझे नहीं चाहिए ये, मुझे ये नहीं चाहिए। मैं तो इसका स्पेक्ट्रम ले चुकी, ये मैं पहले ही निकाल चुकी, मुझे तो ये चाहिए ही नहीं। लेकिन अगर मैं डायरेक्टली 1 मोलर यूज करूंगी तो इसमें इसकी इस +1 वाली भी आएगी और +2 वाली भी आएगी, ये कॉमन सेंस की बात है ना। और मुझे मिक्सचर नहीं चाहिए, मुझे तो एक अलहदा से सिर्फ वही स्पीशी चाहिए। तो मैं क्या करूं कि पहले +1 वाली को अलहदा कर दूं, फिर जब मेरे पास रेजन इस फॉर्म में आ जाएगा, सिर्फ उसमें +2 और +3 रह जाए, उसके बाद मैं उसमें 1 मोलर डालूं, ताकि सिर्फ और सिर्फ +2 वाली स्पीशी मुझे मिले। ये बात क्लियर है? जिसको क्लियर नहीं है बहुत आराम से मुझसे पूछ ले, क्योंकि जो है वो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सबसे ज्यादा मैम ये इंपॉर्टेंट क्लियर तो है, लेकिन जो हमने बॉइलिंग करके कन्वर्ट कर लिया था +1 को +2 में, पॉइंट। उसके बाद भी मतलब मैं यही बता रही हूँ आपको कि जब वो कन्वर्ट कर लिया तो अब ये वाली जो चीज है ना, ये मेरे पास ये मेरे पास बहुत ज्यादा क्वांटिटी में है, ये बहुत सारी है, लेकिन ये भी तो हो सकती है ना। इसको हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते कि ये नहीं होगी, इसको हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते कि ये नहीं होगी। कम क्वांटिटी में होंगी लेकिन बहरहाल होंगी। ज्यादा क्वांटिटी में तो +2 वाली ही है, लेकिन ये भी मौजूद होगी। और जब आप प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे तो आप देखेंगे कि 0.1 मोलर से भी कितना इल्यूट निकलता है, जो कि +1 वाली स्पीशी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये बात क्लियर हो गई है कि पहले मुझे 0.1 मोलर से इस +1 वाली स्पीशी को इल्यूट कराना पड़ेगा, उसके बाद मैं 1 मोलर का यूज करूंगी तो ही मुझे मेरा फ्रूटफुल प्रोडक्ट मिलेगा। अदरवाइज मैं मिक्सचर ले लूंगी। अगर मैंने डायरेक्टली 1 मोलर ले लिया तो मेरे पास मिक्सचर आएगा। ये बात सबकी समझ में आ गई है? यस मैम। गुड। यस मिस। अब प्रोसीजर देते हैं। ट्रांसफर द एंटायर सॉल्यूशन। कौन सा एंटायर सॉल्यूशन? जिसको हमने बॉइलिंग वाटर में 3 मिनट के लिए रखा था और उसके फौरन बाद हमने उसमें 5 ml वाटर डाला था। उसके बाद हम इस सॉल्यूशन को जो है वो उसी रेजन में, अब दोबारा उसको चार्ज नहीं करना, उसी के अंदर ही हम डाल देंगे और उसको इल्यूट कराएंगे। अच्छा,
दूसरी बात ये भी है कि हम उसके अंदर पहले भी सोल्यूशन डाल चुके हैं, तो हो सकता है पुराना भी थोड़ा बहुत लगा हुआ। इल्यूट करवा देंगे 0.1 मोलर से, और कब तक कराते रहेंगे? जब तक हमारा सोल्यूशन कलरलेस ना हो जाए। ऐसा क्यों कह रही हूँ? 0.1 मोलर का पर क्लोरिक एसिड मैं उस वक्त तक डालती रहूंगी जब तक एफ्लुएंट टिल द एफ्लुएंट इज कलरलेस। ऐसा क्यों कह रही हूं मैं? क्योंकि जो पहले की जो स्पीशीज लगी हुई होंगी +1 +2 या +3 वो निकल जाएं ताकि। नहीं बेटा, +3 क्यों निकलेगी 0.1 वाले से? +2 क्यों निकलेगी? Yes, प्लस +1 प्लस हाँ, वाले निकल जस्ट जितने भी +1, लगे क्योंकि मुझे निकले। नहीं पता, मुझे नहीं पता अंदर क्या क्या लगा हुआ है, लेकिन ये पता है कि 0.1 मोलर +1 वाली स्पीशी को ही निकाल सकता है, ठीक है। और मुझे +1 वाली स्पीशी नहीं चाहिए। डिस्कार्ड द एंटायर एफ्लुएंट लिखा हुआ है, डिस्कार्ड द एंटायर एफ्लुएंट, राइट। तो क्या करेंगे, 0.1 मोलर का परक्लोरिक एसिड हम डालते रहेंगे यहाँ तक के हमारा एफ्लुएंट कलरलेस हो जाएगा। जब एफ्लुएंट कलरलेस हो जाए, इसका मतलब ये हुआ कि अब आप क्या डाल सकते हैं? अब आप डाल सकते हैं 1 मोलर का परक्लोरिक एसिड, ठीक है। अब आप डाल दीजिए इसमें 1 मोलर का परक्लोरिक एसिड। अब जो एफ्लुएंट आएगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? +2 +2 वाली स्पीशी को। +2 वाली स्पीशी को भी बिल्कुल वैसे ही कलेक्ट करें आप जैसे कि आपने पहले वाली स्पीशी को कलेक्ट किया था, और आप इसका भी स्पेक्ट्रम जो है वो नोट कर लीजिए। क्लियर हो गया ये बात? यस मैम। तो +1 वाली स्पीशी भी हो गई, +2 वाली स्पीशी भी हो गई। अच्छा जनाब, अब हम चलते हैं +3 वाली स्पीशी को कैसे तैयार किया जाएगा। ट्रांसफर 5 ml of freshly prepared 0.35 molar chromium chloride solution with a pipette to a conical flask and add 5 ml distilled water to it. Place the conical flask to boiling water bath and allow the solution to itself come to boil. अभी हम कह रहे थे बॉईल नहीं करना, अब हम कह रहे हैं इसको बॉईल कर ले, ठीक है। आफ्टर बॉइलिंग द सोल्यूशन रिमूव द फ्लास्क फ्रॉम बॉइलिंग वाटर बाथ, और उसके बाद क्या करेंगे, ट्रांसफर द एंटायर सोल्यूशन टू द सेम चार्ज कैटायन एक्सचेंज कॉलम इन द एसिड फॉर्म। जो पहले से आपके पास चार्ज कैटायन एक्सचेंज कॉलम है उसके अंदर आप डाल दें। अब यहाँ पर एक काम और करना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखिए कि ये रेजिन है, यही तीनों स्पीशी हैं, और ये मैंने डाल दिया, ठीक है। अब मुझे चाहिए ये वाली स्पीशी, तो मुझे इस स्पीशी को निकालने के लिए पहले इन दोनों स्पीशीज को रिमूव करना पड़ेगा ना। यस मैम। तो यस मैम। तो किससे रिमूव करूं, 0.1 से या 1 से? मैम दोनों 1 से। ठीक, हम ऐसा भी कर सकते हैं कि पहले 0.1 से करें तो पहले ये निकल जाएगा, ठीक है। हम ऐसा भी कर सकते हैं कि 0.1 करने के बाद जो है वो हम 1 मोलर से कर दें तो ये दूसरा भी निकल जाएगा। लेकिन कॉमन सेंस की बात ये है कि अगर मैं 1 मोलर से करूंगी तो ये तो जब ये निकल रहा है तो इसको निकलने में क्या प्रॉब्लम है ना। 1 मोलर जब +2 वाली स्पीशीज को निकाल सकता है तो वो +1 वाले को तो बहुत आराम से निकाल सकता है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब मैंने ये सोल्यूशन डाला जिसमें मुझे शक है कि +1 वाली स्पीशी भी है, +2 वाली स्पीशी भी है, +3 वाली स्पीशी भी है, लेकिन मुझे सिर्फ और सिर्फ कौन सी चाहिए, +3 वाली। तो मैंने क्या किया, मैंने इस रेजिन को पहले डाल दिया 1 मोलर का परक्लोरिक एसिड, 1 मोलर के परक्लोरिक एसिड ने इसको भी रिमूव कर दिया, इसको भी रिमूव कर दिया, ये यहाँ पर आ गए, इसको मैंने डिस्कार्ड कर दिया। अब क्या रह गया, सिर्फ और सिर्फ +3, और मैंने इसको 4 मोलर से इल्यूट करवा लिया। क्लियर है ये बात? यस मैम। ओके, तो अब देखिए दोबारा से, ट्रांसफर द एंटायर सोल्यूशन, कौन सा सोल्यूशन जिसको हमने बॉईल भी कर लिया था, उसको रेजिन में डाला, उसको इल्यूट करवाया 1 मोलर परक्लोरिक एसिड से। अब जो 1 मोलर परक्लोरिक एसिड है उसको भी हम उस वक्त तक डालेंगे अंटिल द एफ्लुएंट इज कलरलेस। क्यों, जल्दी से बता दो भाई। दोनों स्पीशीज रिमूव हो जाए, ताकि दोनों, हमें पता लगेगा कि दोनों स्पीशीज रिमूव हो गई। डिस्कार्ड द एंटायर एफ्लुएंट एंड इल्यूट वुड विद 4 मोलर परक्लोरिक एसिड। और 4 मोलर परक्लोरिक एसिड मुझे क्यों चाहिए, क्योंकि +3 वाली स्पीशी भी आ जाए। तो इस तरीके से इसके भी हमने 5 डिफरेंट फ्रैक्शन लिए थे। ये फ्रैक्शन आप देखें मैंने इस तरीके से दिखाए हैं कि इनके कलर भी बड़े डिफरेंट से हैं। शुरू में भी हमारी बात हुई थी ना कि वो ग्रीन कलर के हैं और वो कुछ पर्पलिश कलर के हैं, तो इस तरीके से वो नजर आएंगे। तो अब हमारे पास ये तीनों स्पीशीज आ गई हैं, +1 वाली भी, +2 वाली भी, +3 वाली भी, और हमें 1 बाय 1, अच्छा हमें ये नहीं करना कि हम सारा स्पीशीज इकट्ठा करके रख लेंगे और उसके बाद यूवी विजिबल स्पेक्ट्रम लेंगे। ये तो मैंने आपको पूरा डेमोन्स्ट्रेशन दे दिया है कि एक्चुअली हमें प्रैक्टिकल क्या परफॉर्म करना है। लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जैसे जैसे स्पीशी आप निकालते जाएंगे वैसे वैसे आप स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के ऊपर जाएंगे
और उसका स्पेक्ट्रम जो है वो नोट करते जाएंगे। तो जब आप स्पेक्ट्रम लेंगे तो आपको आइडिया होगा कि इसमें क्या चेंज आ रहा है, वो इंशाल्लाह हम क्लास में भी डिस्कस करेंगे। और कल अगर हम आपकी ये रखते हैं, अगर कल नहीं तो जाहिर सी बात है आपने सैटरडे संडे का भी हमें ऑप्शन दिया हुआ है, तो हम जिस दिन भी रखते हैं आपकी ये लैब डेमोस्ट्रेशन रिगार्डिंग स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, तो उसमें हम आपको बताएंगे कि आपने कैसे जो है वो इन तीनों स्पीशीज़ के स्पेक्ट्रम जो है वो लेने हैं। इसके दो मेथड्स होते हैं। अगर आपके पास डबल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है फिर तो कोई मसला ही नहीं है, आप जस्ट सैंपल रखते हैं और रन का बटन दबाते हैं और आपके पास एक स्कैन आ जाता है। लेकिन अगर आपके पास सिंगल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है तो थोड़ा सा आपको काम करना पड़ता है। तो वो काम क्या करना है वो हम आपको जो है वो या तो लैब में ही डेमो देके बताएंगे या इसी तरह ऑनलाइन आपको डेमोस्ट्रेशन देके बता देंगे। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट टुडेज डेमोस्ट्रेशन।